श्रीमती सरला देवी, अभी समोसे पकौड़े बनाने का समय नहीं है, जल्दी भागो जल्दी। दीपावली की पूर्व संध्या पर तेल की सुगंध से भरे वातावरण में 8 साल की रिया की घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। उसकी बेचैनी भरी पुकार सुनकर मैंने हाथ में पकड़े पकौड़े छोड़ दिए और पागलों की तरह पिछले दरवाजे से भाग निकली। माँ, वहीं रुकिए, वहीं रुकने को कह रही हूँ। मेरे पीछे भागती हुई नीलम ने चिल्लाते हुए कहा। ओह, इस बुढ़िया ने तो सब भांप लिया। उसके इस एक वाक्य ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस पल मुझे एहसास हुआ कि रिया की चीख ही मेरी जान बचाने की एकमात्र उम्मीद थी। मैं श्रीमती सरला देवी हूँ। मेरे 70वें वर्ष में मैंने अपने युवा काल में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन अब मैं अपने बच्चों से मिले पैसों से दुनिया का सबसे आरामदायक बुढ़ापा बिता रही एक खुशहाल माँ थी। लेकिन 2 साल पहले दीपावली के बाद से मेरा बुढ़ापा भयानक यादों से भर गया है। अब 2 साल बाद जब मैं धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट रही हूँ, क्या आप मेरी कहानी सुनेंगे? यह सब उस सुबह की बात है जब त्योहार की गहमा घमी अपने चरम पर थी। मैं अपने बेटे राहुल के रसोई घर में थी, अपनी कमर सीधी किए बिना पकोड़े और समोसे बना रही थी। रंग बिरंगी सामग्रियाँ मेरे हाथों से स्वादिष्ट पकवान बन रही थीं, जिससे मुझे अपनी सारी थकान भूलने में मदद मिली। तभी मेरी बहू नीलम मेरे पीछे आई और मीठी आवाज़ में बोली, माँ, आपने इतनी जल्दी इतना सारा कैसे बना लिया? इस स्वादिष्ट महक से तो पूरा मोहल्ला हमारे घर आ जाएगा। लेकिन माँ, अगर आप इतनी देर तक तेल की महक में रहेंगी तो आपका सिर दुखने लगेगा। हमने एक सुंदर जगह पर एक रेस्टोरेंट बुक किया है, कृपया हमारे साथ खाना खाने आ जाइए। मैं थोड़ी हैरान हुई और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, त्योहार की तैयारियों के बीच सुबह सुबह रेस्टोरेंट? नहीं धन्यवाद, मैं यह हर साल करती हूँ, इसमें नया क्या है? मैं अपने पूर्वजों को चढ़ाने वाले पकवान बनाए बिना बाहर का खाना कैसे खा सकती हूँ? तुम लोग जाओ और मज़े करो, मैं इसे पूरा करके ही चैन की सांस लूँगी। जब मैंने मना कर दिया तो राहुल, जो बैठक में अपने फ़ोन पर लगा हुआ था, रसोई में आया और झुंझलाहट के साथ बोला, हे भगवान, माँ, आप इतनी अड़ियल क्यों हैं? हर त्योहार पर ये सब परेशानी क्यों? हम बाज़ार से तैयार पकवान क्यों नहीं खरीद लेते, जैसे आजकल सब करते हैं? नीलम ने आपके बारे में सोचकर बुकिंग की है, तो क्या आप नहीं जा सकती? मेरे बेटे के रूखे लहजे से मेरा दिल एक पल के लिए कांप गया। नीलम ने राहुल की कोहनी में धीरे से मारा और फिर से मीठी आवाज़ में मुझे बहलाने लगी। माँ, राहुल का मतलब वह नहीं था, वह बस आपकी सेहत के बारे में सोच रहा है। वह सच में एक अच्छी जगह है। अगर आप थोड़ी देर के लिए चली जाएंगी तो आपका मन बदल जाएगा, है ना? ठीक उसी क्षण मेरी 8 साल की पोती रिया चुपचाप रसोई में आई और मेरे बगल में बैठ गई। रिया ने मेरी कमर कसकर पकड़ ली और उसका शरीर कांप रहा था। दादी, रिया ने मुझे गले लगाया, जिससे नीलम के चेहरे पर तुरंत गुस्सा आ गया। उसकी पहले की प्यारी मुस्कान गायब हो गई थी और उसने गुस्से में रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कमरे में रहने को कहा था, है ना? नहीं, मैं दादी के साथ रहूंगी। रिया के अचानक रोने पर राहुल चिल्लाया, अरे, तुम अपनी माँ की बात नहीं सुनोगी, यहाँ आओ जल्दी। जैसे ही राहुल रिया को मुझसे ज़बरदस्ती अलग करने लगा, रिया ने मेरे कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज़ से एक चीख थी जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। दादी, आपको उस रेस्टोरेंट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वे आपको बंद करके कुछ छीनने की योजना बना रहे हैं। न, ये क्या बकवास थी? मेरे शरीर की हर इंद्रिय सुन्न हो गई। उसने कहा कि वे मुझे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे थे। रिया, तुम दादी के कान में क्या फुसफुसा रही हो? राहुल ने रिया का मुंह बंद कर दिया और उसे कमरे में खींच कर ले गया। रिया खींची जाती हुई भी मेरी ओर बेताबी से सिर हिला रही थी। वह अपने छोटे से शरीर से मुझे चिल्ला रही थी कि मैं न जाऊं, कि मैं भाग जाऊं। मैं अचानक होश में आ गई। मैंने हाथ में पकड़ी पकौड़े की कढ़ाई ज़मीन पर फेंक दी। माँ, क्या हुआ? क्या आप ठीक नहीं हैं? नीलम ने मेरी प्रतिक्रिया को देखते हुए पूछा। मैंने नाटक करते हुए जवाब दिया, शायद तेल से मेरा हाथ जल गया है, ये बहुत जल रहा है, मुझे इसे ठंडे पानी में डुबोना होगा। मैंने नल चलाने का नाटक किया और जब नीलम ने दूसरी ओर देखा तो मैं बिल्ली की तरह चुपचाप पिछले दरवाजे की ओर बढ़ गई और दरवाज़ा खुलते ही मैंने पीछे मुड़े बिना दौड़ लगा दी। माँ, कहाँ जा रही हो?
वहीं रुको। राहुल की आवाज़ मुझे पीछे से सुनाई दी, लेकिन मैं नहीं रुकी। मेरा दिल फट रहा था और मेरे पैर टूट रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पकड़ी गई तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे बेटे के मोहल्ले की परिचित गलियाँ अब मुझे एक भूल भुलैया की तरह अजीब लग रही थीं, जो मुझे निगलना चाहती थी। काफ़ी देर दौड़ने के बाद मैंने खुद को एक बड़ी व्यावसायिक इमारत के पीछे छुपा लिया। दीवार से टेक लगाकर हाँफते हुए मैंने दूर से राहुल और नीलम की आवाज़ें सुनी, जो मुझे ढूंढ रहे थे। माँ, आप कहाँ हैं? तुरंत बाहर आइए। राहुल किसी से तेज़ी से फ़ोन पर बात कर रहा था। अरे, लगता है बुढ़िया को शक हो गया है। वे अचानक भाग गई है। हाँ, हमें बस उन कागजात पर हस्ताक्षर करवाने थे और ये सब खत्म हो जाता, लेकिन पहले मैं उसे ढूंढूंगा और किसी भी हाल में वापस ले जाऊंगा। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये शब्द मेरे बेटे के मुंह से निकले थे। रिया की सारी बातें सच थीं। वे मुझे कहीं बंद करके कुछ करने की योजना बना रहे थे। ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे ऊपर गिर पड़ा हो। मेरे पैरों में जान नहीं थी और मैं वहीं गिर पड़ी। मैंने अपना पूरा जीवन उन्हें पालने में लगा दिया। मैंने उन्हें अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में मुझे केवल विश्वासघात और मौत का खतरा मिला। आंसू बारिश की तरह बह रहे थे, लेकिन मैं रो भी नहीं सकती थी। मुझे यहाँ हारना नहीं था। मैंने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। मुझे जीना था। मुझे जीना था ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं और अपने बेटे और बहू के पापों को दुनिया के सामने ला सकूं। मेरी नरक जैसी लड़ाई मेरे खून और आंसुओं के साथ शुरू हुई। राहुल और नीलम के पूरी तरह से चले जाने की पुष्टि करने के बाद मैं छुपने की जगह से बाहर निकली, लेकिन मुझे कोई विचार नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं या क्या करूं। केवल पकड़े जाने का डर ही मेरे पूरे शरीर पर हावी था। कुछ देर भटकने के बाद मैं एक परिचित मुख्य सड़क पर पहुंची और सड़क के पार एक सुपरमार्केट का बोर्ड दिखाई दिया, जहां मैं अक्सर जाती थी। मेरा गला सूख रहा था और मुझे एक बोतल पानी खरीदने का मन हुआ, इसलिए मैं दुकान में चली गई। लेकिन मैंने देखा कि मुझे देखते ही सुपरमार्केट मालिक गुप्ता जी के चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता आ गई थी। गुप्ता जी ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए अजीब तरह से पूछा, अरे माँ जी, आज त्योहार के दिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको कुछ खरीदना था? मैंने अपने सूखे गले को मुश्किल से गीला करते हुए जवाब दिया, मुझे बस एक बोतल पानी चाहिए। मेरे जवाब पर गुप्ता जी ने मेरी आंखों से नज़रें हटाईं और कैश काउंटर के नीचे कुछ व्यवस्थित करने का नाटक करते हुए अपना सिर झुका लिया। ये सब कुछ अजीब लग रहा था। अरे अम्मा, आपके बेटे राहुल अब भी यहाँ आए थे। वह आपको बेचैनी से ढूंढ रहे थे। क्या आप उनसे नहीं मिली? मेरा दिल धक से रह गया। राहुल की पहुंच यहाँ तक पहुंच गई थी। मैंने यथासंभव स्वाभाविक अभिनय करने की कोशिश की। अपनी कांपती आवाज़ को नियंत्रित करते हुए पूछा, राहुल क्या कह रहा था? उन्होंने कहा कि आपको आजकल भूलने की बीमारी डिमेंशिया के लक्षण हैं और आप अचानक घर से निकल गए हैं, जिससे पूरा परिवार परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको देखूं तो उन्हें तुरंत फ़ोन करूं। निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूँ। ये मेरे बेटे राहुल का काम है। सुपरमार्केट वाले गुप्ता जी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेसहारा बूढ़ी महिला हूँ जिसे सहारे की सख्त ज़रूरत है। उनकी उस दया भरी सहानुभूतिपूर्ण नज़र ने मेरे दिल में खंजर घोंप दिया। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि मैं पानी की एक बोतल उठाकर पैसे काउंटर पर रख दूं। गुप्ता जी की चिंतित आवाज़ ने मुझे और परेशान कर दिया। श्रीमती सरला देवी, राहुल को फ़ोन करके बता दीजिए कि आप ठीक हैं। वह आपके लिए बहुत परेशान था। मुझे उनकी चिंता नकली लगी। मैंने बस इतना कहा, कोई बात नहीं गुप्ता जी, मैं खुद संभाल लूँगी। मैं जैसे तैसे वहाँ से निकल भागी। राहुल ने पूरे मोहल्ले में यह बात फैला दी थी कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हूँ। अब इस मोहल्ले में सब मुझे या तो दया की नज़र से देखेंगे या एक परेशानी समझेंगे। मेरा मन घुटन से भरा था। मैं सड़क पर चल रही थी कि तभी सामने से मेरी पड़ोसन, जो हेयर सैलून की मालकिन भी थीं, मुझे देखकर घबरा गईं और मेरी ओर दौड़ी। ओह सरला दीदी, आप ठीक तो हैं ना? मैं आपकी कितनी चिंता कर रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? मैंने पूछा। अरे, अभी थोड़ी देर पहले राहुल मेरी दुकान में ऐसे घुसा जैसे दरवाज़ा तोड़ देगा। पूछ रहा था, माँ को देखा है? उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था।
कह रहा था कि माँ आजकल सब भूल जाती हैं और अकेली बाहर निकलना बहुत ख़तरनाक है, इसलिए वह पूरे मोहल्ले में उन्हें ढूंढ रहा है। मेरी पड़ोसी के मुंह से भी वही कहानी निकली। राहुल पूरे शहर में यह अफवाह फैला रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ, इसलिए मैंने भी अपने जान पहचान वालों को फ़ोन करके बता दिया कि अगर आपको देखें तो रोक लें। ओह हाँ, राहुल ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया है और वे सब आपको ढूंढ रहे हैं, जल्द ही आपको ढूंढ लेंगे। दोस्तों को भी शामिल करने की बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। राहुल ने ठान लिया था कि वह मुझे ढूंढ कर ही रहेगा। मैंने कोई बहाना बनाया कि मुझे ज़रूरी काम है और जल्दी से वहाँ से निकल गई। यह मोहल्ला अब मेरे लिए सुरक्षित नहीं था। यह एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ मैं पूरी तरह से अकेली थी, एक शिकार। मुझे धर्मशाला की याद आई। दीपावली की छुट्टी थी, इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होंगे। मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए वहाँ छिप सकती हूँ। मैं मोहल्ले के कोने में एक पुरानी धर्मशाला की ओर चल पड़ी। अंदर घुसते ही गर्म हवा ने मुझे घेर लिया और मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून मिला। मैंने काउंटर पर पैसे दिए और महिलाओं के हिस्से में चली गई। पोशाक बदलने वाले कमरे में सिर्फ 2 महिलाएं थीं। मैंने सबसे कोने वाले लॉकर के पीछे जगह बनाई और अपना थका हुआ शरीर आराम करने दिया। कितनी देर हो गई थी पता नहीं। मैं हल्की नींद में थी कि बाहर से आती एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। ये राहुल की आवाज़ थी। यहाँ कोई 70 साल की महिला आई है क्या? मेरी माँ है वो। काउंटर वाले की आवाज़ आई, पता नहीं आज ज़्यादा ग्राहक नहीं हैं, मुझे याद नहीं। राहुल ने कहा, मेरी माँ को थोड़ी याददाश्त की समस्या है, डिमेंशिया। अगर आप उन्हें देखें तो कृपया मुझे फ़ोन कर दें, मैं आपको अच्छी रकम दूंगा। पैसे देकर लोगों को ख़रीदने की राहुल की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैं कपड़े बदलने के कमरे से निकलकर धर्मशाला के अंधेरे हिस्से में छिप गई। तभी धर्मशाला की सफाई करने वाली एक महिला मेरे पास आकर फुसफुसाई, मैडम, कहीं आप ही तो नहीं हैं जिन्हें वह लड़का ढूंढ रहा है? उस महिला की आंखों में संदेह और दया का मिश्रण था। मैंने थोड़ी देर झिझकाकर सच बता दिया, हाँ, वह मेरा बेटा है, लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहती। कृपया मुझे छिपने में मदद करें। महिला ने मेरी आंखों में देर तक देखा और फिर कुछ तय करके सिर हिलाया। लगता है आपकी कोई अजीब कहानी है। अगर कोई बुजुर्ग महिला इस तरह भाग रही है तो ये कोई मामूली बात नहीं होगी। मेरे साथ आइए। महिला मुझे कर्मचारियों के आने जाने वाले एक पतले रास्ते से ले गई। कूड़े की बदबू मेरे नाक में घुस रही थी, लेकिन मैं बस शुक्रगुजार थी। पीछे के दरवाजे से निकलते हुए महिला ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। सावधान रहें मैडम, अच्छी तरह से बचें। हर बेटा अपने माता पिता के साथ नहीं होता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। मैंने बार बार झुककर नमस्ते किया और धर्मशाला से बाहर निकल आई। अंधेरे में मैंने अपना मोबाइल देखा तो उस पर 50 से ज़्यादा मिस्ड कॉल थे। ज़्यादातर राहुल और नीलम के थे। टेक्स्ट मैसेज तो और भी बुरे थे। माँ, आप कहाँ हो? हम बहुत चिंतित हैं। माँ जी, हमारी गलती थी, कृपया घर आ जाइए। माँ, कृपया हमें फ़ोन करो, हमने गलती की। झूठ, ये घिनौने झूठ थे। जो लोग मुझे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश कर रहे थे, वे किस बात की चिंता कर रहे थे? तभी मेरे दूसरे बेटे जीतू का एक मैसेज मेरी नज़र में आया, माँ, भैया और भाभी आपको ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? आप अचानक बिना बताए कहाँ चली गई? चिंता हो रही है, फ़ोन करो। क्या जीतू को कुछ पता नहीं था या वह भी राहुल के साथ मिला हुआ था? मैं मानना चाहती थी कि जीतू ऐसा बच्चा नहीं था, लेकिन इस समय मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। मेरा अपना ही सहारा था। मैं अपनी पड़ोसन श्रीमती चौहान के घर की ओर चल पड़ी, जिनके साथ मेरा रिश्ता सगी बहन जैसा था। अकेली रहने वाली श्रीमती चौहान मुझे अपनी बड़ी बहन मानती थीं, इसलिए मुझे लगा कि मैं उनके घर में थोड़ी देर के लिए छिप सकती हूँ। घंटी बजाई तो श्रीमती चौहान ने हैरान होकर मुझे देखा। अरे दीदी, ये क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले राहुल ने फ़ोन करके आपके बारे में पूछा था। राहुल ने वाकई मेरे आसपास के हर इंसान को फ़ोन किया था। श्रीमती चौहान के बैठक में बैठी एक गिलास पानी पी रही थी कि तभी खिड़की से बाहर 2 अनजान काली गाड़ियाँ हमारे घर के सामने आकर रुकीं। बगल में राहुल की कार भी थी। ये कौन सी गाड़ियाँ आने हैं? कब से मोहल्ले के चक्कर लगा रही हैं?
कह रहे थे कि राहुल के दोस्त हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं। तभी श्रीमती चौहान का फ़ोन ज़ोर से बजा। स्क्रीन पर लक्ष्मी दीदी का बड़ा बेटा लिखा था। श्रीमती चौहान ने मेरी तरफ असहजता से देखा तो मैंने कहा, फ़ोन उठाओ, अगर नहीं उठाओगी तो शक करेंगे। श्रीमती चौहान ने अनिच्छा से फ़ोन उठाया। हाँ राहुल। नहीं, अभी नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, अगर वह यहाँ आएंगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। फ़ोन बंद करते हुए श्रीमती चौहान ने अविश्वास भरी आवाज़ में कहा, दीदी सच में क्या बात है? राहुल ने आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। गुमशुदगी की रिपोर्ट? हाँ, अभी पुलिस भी आई थी, पूरे मोहल्ले में पोस्टर लगा रहे हैं। श्रीमती चौहान ने मुझे अपने फ़ोन में एक तस्वीर दिखाई जिसमें मेरा चेहरा बड़े अक्षरों में छपा था। याददाश्त, कोई बुजुर्ग महिला की तलाश है, मिलने पर 1 लाख रुपए का इनाम। मैं वहीं जम गई। राहुल मुझे पैसे से ख़रीदने की कोशिश कर रहा था। अब क्या करोगी? यह मोहल्ला बहुत ख़तरनाक है दीदी। श्रीमती चौहान की चिंतित आवाज़ सुनकर मैं होश में आई। मुझे जाना होगा, जितना हो सके उतनी दूर। तभी श्रीमती चौहान का फ़ोन फिर बजा। इस बार नीलम का फ़ोन था। श्रीमती चौहान ने मेरी तरफ देखा और फ़ोन उठाया। नीलम की बात सुनकर श्रीमती चौहान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या? अगर माँ जी फ़ोन करें या घर आई तो किसी भी तरह उन्हें रोक लेना। ये क्या? ठीक है। फ़ोन बंद करते हुए श्रीमती चौहान ने कांपती आवाज़ में कहा, दीदी ये लोग तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। मुझसे कह रहे थे कि आपको रोक लूं। क्या कोई इंसान ऐसा करता है? मैंने श्रीमती चौहान का हाथ पकड़ा। श्रीमती चौहान ने मेरे हाथ में ज़बरदस्ती 10,000 रुपये थमाते हुए कहा, दीदी बस स्टैंड जाओ, वहाँ से सबसे दूर जाने वाली बस पकड़ो और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। रात 9 बजे के बाद मैं श्रीमती चौहान के घर से निकली। अंधेरे को ढाल बनाकर मैं गली से बाहर निकली तो हर बिजली के खंभे पर लगी अपनी ही तस्वीर से सामना हुआ। श्रीमती सरला देवी को लापता बताकर ढूंढने की घोषणा की गई थी। मेरे लिए यह सब विश्वास से परे और अत्यंत दुखदायी था। अब मैं इस मोहल्ले की एक सम्मानित महिला नहीं रह गई थी, बल्कि RS1 लाख के इनाम के साथ एक बूढ़ी विस्मृति की शिकार महिला बन चुकी थी। अब हर कोई मुझे अपना दुश्मन मानेगा। मैंने अपनी टोपी को कसकर खींचा और अंधेरे में बस अड्डे की ओर अपने कदम बढ़ाए। मेरी लंबी पलायन यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। मुझसे जो पैसे मुझे मिले थे वे मेरे जीवन के समान थे। मैंने उन पैसों को एक ताबीज़ की तरह अपने पास रखा और अंधेरे को चीरते हुए अंतर्राज्यीय बस अड्डे की ओर चल पड़ी। रात 10 बजे के बाद सड़कें असामान्य रूप से शांत थीं। जब मैं बस अड्डे पहुंचकर रोशनी से जगमगाते टिकट काउंटर के सामने खड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अब कल की सम्मानित महिला नहीं थी। अब मैं नाम, घर और परिवार खो चुकी एक भगोड़ी थी। काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने उदासीन भाव से पूछा, कहाँ जाना चाहती हैं मैडम? मैं थोड़ी देर हिचकिचाई। मैं कहाँ जाऊँ? इस धरती पर मेरे लिए कौन सी जगह है? यहाँ से सबसे दूर की एक टिकट दे दीजिए। मेरी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। कर्मचारी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और संदेह भरी नज़रों से कहा, सबसे दूर की बस आधी रात को बेंगलुरु के लिए आखिरी है। क्या मैं वहीं दे दूँ? हाँ, वही दे दीजिए। कांपते हाथों से टिकट लेकर जब मैं प्रतीक्षा कक्ष की कुर्सियों की ओर बढ़ने ही वाली थी तभी किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल मानो थम सा गया। मुझे लगा राहुल ने पकड़ लिया, अब सब खत्म हो गया। डर से कांपते हुए मैंने धीरे से सिर उठाया और देखा कि मेरे सामने एक सूट पहने हुए एक अनजान अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उस आदमी ने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए धीमी आवाज़ में पूछा, सरला देवी जी आप ही हैं ना? कौन हो तुम? मेरी आवाज़ बकरी की तरह कांप रही थी। मैं दिल्ली पुलिस के धोखाधड़ी विरोधी दस्ते से इंस्पेक्टर किशन हूँ। उस आदमी ने अपनी जेब से चमकता हुआ पुलिस पहचान पत्र निकालकर मेरी आंखों के सामने दिखाया। मैडम, यह जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है, मेरे साथ चलिए। इंस्पेक्टर किशन ने मेरा हाथ पकड़कर लोगों की नज़रों से बचते हुए मुझे बस अड्डे के सबसे कोने वाले हिस्से में खींच लिया। मैं कुछ भी न समझ पा रही थी और खींचती हुई पूछ रही थी, इंस्पेक्टर साहब यह सब क्या हो रहा है? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? इंस्पेक्टर किशन ने चारों ओर तेज़ नज़र दौड़ाई और एक चौंकाने वाली बात बताई। हम पिछले कुछ दिनों से आपके बेटे राहुल और बहू नीलम पर नज़र रख रहे थे। मेरे बेटे और बहू पर क्यों?
दोनों ने हाल ही में पिछले 1 महीने के अंदर आपके नाम पर कई बीमा कंपनियों में बड़ी राशि की जीवन बीमा पॉलिसियां खरीदने की कोशिश की है। एक बीमा कंपनी के कर्मचारी ने हमें सूचना दी, क्योंकि उन्हें इतने कम समय में इतनी अधिक पॉलिसियां खरीदना असामान्य लगा। मैंने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। मेरे पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई और मैं वहीं गिर पड़ती। जीवन बीमा पॉलिसियाँ? हाँ, हर बीमा पॉलिसी में मृत्यु होने पर RS3 करोड़ से अधिक की राशि मिलती है। इंस्पेक्टर किशन ने एक लिफाफे से कुछ कागज़ निकाले और मुझे दिखाए। ये देखिए, यहाँ पर आपके हस्ताक्षर हैं। क्या ये आपने खुद किए हैं? कागजात पर मेरे नाम के 3 अक्षर स्पष्ट रूप से लिखे थे, लेकिन हस्ताक्षर मेरी लिखावट में नहीं थे। नहीं, यह मेरे हस्ताक्षर नहीं है। मैंने ऐसी कोई बीमा पॉलिसी नहीं खरीदी है। इंस्पेक्टर किशन ने मेरी प्रतिक्रिया का अनुमान लगाते हुए सिर हिलाया। मुझे पता था, उन्होंने आपके हस्ताक्षर का जालसाजी करके अपनी मर्जी से अनुबंध किया है। इंस्पेक्टर किशन ने कागजात को वापस लिफाफे में रखते हुए कहा, लेकिन एक और भी चौंकाने वाली बात है। और क्या है? आपका बेटा राहुल एक कुख्यात सूदखोर बख्शी साहब का RS5 करोड़ का जुआरी है। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। RS5 करोड़? मेरा वह भोला भाला बेटा कहाँ से गलत रास्ते पर चला गया? RS5 करोड़? राहुल को ऐसे भयानक पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी? शुरुआत में शायद छोटी रकम थी, लेकिन जुआ ऐसा ही होता है ना? कर्ज बर्फ़ के गोले की तरह बढ़ता गया और ब्याज मिलाकर अब यह RS7 करोड़ से ज़्यादा हो चुका होगा। इंस्पेक्टर किशन की आवाज़ बर्फ़ की तरह ठंडी थी। यह बख्शी नाम का आदमी अगर कर्ज नहीं चुकाया जाए तो परिवार को धमकाता है, और यहाँ तक कि इंस्पेक्टर किशन थोड़ी देर रुक के, यहाँ तक कि क्या? बीमा राशि के लिए वह अपने कर्जदारों या उनके परिवारों को दुर्घटना का रूप देकर मार डालने में भी नहीं हिचकिचाता। हमने ऐसे कई मामले दर्ज किए हैं। मेरे पूरे शरीर में खून जम गया। मेरे दिमाग में बिखरी हुई पहेलियाँ एक भयानक तस्वीर बनाने लगीं। तो राहुल मुझे, हाँ, मैडम को दुर्घटना का रूप देकर जीवन बीमा की राशि हड़पने की योजना थी। उस बीमा राशि से कर्ज चुकाकर बाकी बचे पैसे से नई शुरुआत करना चाहते थे, और आज ही वह उस योजना को अंजाम देने वाले थे। तभी इंस्पेक्टर किशन के कंधे पर लगी वायरलेस से एक खरखराहट की आवाज़ आई। टीम लीडर, बस अड्डे के गेट नंबर 3 के पास पार्किंग में बख्शी साहब के लोग दिख रहे हैं। 2 काली कारें आ गई हैं। हम मैडम को गेट नंबर 2 से बाहर निकालेंगे। हम आपको कवर करेंगे। इंस्पेक्टर किशन ने मुझे खड़ा करते हुए तेज़ी से कहा, मैडम, इस समय बस अड्डे पर आपके बेटे के साथी और बख्शी साहब के गुंडे फैले हुए हैं। हमने CCTV पर सब देखा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके मोबाइल लोकेशन से हमारा पीछा किया है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। इंस्पेक्टर किशन मुझे गेट नंबर 2 की ओर ले गए। गेट के बाहर एक काली गाड़ी स्टार्ट करके इंतज़ार कर रही थी। गाड़ी में बैठते ही इंस्पेक्टर किशन ने तेज़ी से गाड़ी चला दी। पीछे के शीशे में देखा तो बस अड्डे की पार्किंग से एक काली सेडान जिद पर अड़ी हमारे पीछे लगी हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है, मैंने डरते हुए कहा। मुझे पता है, चिंता मत कीजिए। इंस्पेक्टर किशन ने फिर से वायरलेस उठाया। वाहन 3, हमारे पीछे एक पूंछ लगी है, उसका ध्यान भटकाओ। थोड़ी देर बाद कहीं से एक पुलिस कार सायरन बजाते हुए प्रकट हुई और हमारे और पीछा कर रही गाड़ी के बीच में आ गई। तभी इंस्पेक्टर किशन ने राहत की सांस ली। अब आप सुरक्षित हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? आपके बेटे और बख्शी साहब के गिरोह को रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए मैडम की गवाही बेहद ज़रूरी है। और इंस्पेक्टर किशन थोड़ी देर हिचकिचाए और फिर बोले, अब रिया भी खतरे में हो सकती है। रिया, मेरी पोती? मेरा दिल मानो थम सा गया। बच्ची को माता पिता की योजना का कुछ कुछ पता था, और उसने वह बात आपको बताई थी, है ना? कहीं उस छोटी बच्ची को भी? बख्शी साहब का गिरोह अपने अपराधों के गवाहों को, चाहे वे बच्चे हों या बड़े, बिना किसी झिझक के ख़त्म कर देता है। यही उनका तरीका है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने सोचा था कि मेरे एक बलिदान से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अब मेरी जान से भी प्यारी रिया खतरे में पड़ गई थी। मुझे रिया को बचाना है, अभी मेरी रिया को बचाइए। मैं रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। मैडम, शांत हो जाइए।
पहले आपको सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद हम रिया की भी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। इंस्पेक्टर किशन ने मुझे आश्वासन देते हुए गाड़ी को शहर के बाहरी इलाके में चलाया। असल में आपके बेटे और बहू की योजना आज आपको किसी सुंदर बाहरी इलाके में ले जाकर खाना खिलाने की थी और वापसी में किसी सुनसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना का नाटक करने की कोशिश करते। यह बख्शी साहब के गिरोह का अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। मेरा बेटा ऐसा इंसानियत से गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है? मैं खामोशी से आंसू बहाती रही। गाड़ी एक सुनसान गांव के छोटे एक मंजिल के घर के सामने रुकी। मैडम, यह पुलिस द्वारा प्रबंधित सुरक्षित घर है। आपको कुछ समय के लिए यहीं रहना होगा। यह जगह ऐसी थी जहां किसी के रहने के निशान नहीं थे। मैं बेजान होकर सोफे पर बैठ गई। मेरे पूरे शरीर की शक्ति जैसे निकल गई थी और मैं एक उंगली भी नहीं हिला पा रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में केवल एक बात थी। मेरे मन में हजारों उलझनों का बवंडर चल रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी रिया का क्या होगा? वो छोटी सी बच्ची उस भेदिए के घर में अकेली होगी। मेरी आवाज़ में एक अजीब सी लाचारी और डर था। राहुल ने मुझे गर्म चाय का कप थमाया और भारी मन से कहा, माता जी, अभी हम सीधा दखल नहीं दे सकते। आपका बेटा और बहू उस पर कड़ी ही नज़र रख रहे होंगे। अगर हमने जल्दबाजी की तो रिया और भी खतरे में पड़ सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि हम बस चुपचाप देखते रहें? रिया को कुछ हो गया तो? मैं लगभग चिल्ला पड़ी। हम कोई रास्ता निकाल रहे हैं। हम पर भरोसा रखिए और बस थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। राहुल की आवाज़ में यकीन था, लेकिन मेरा डर ज़रा भी कम नहीं हुआ। उस रात मैं एक अनजाने बिस्तर पर लेटी। आंखों में नींद नहीं थी। आंखें बंद करते ही रिया का डरा हुआ चेहरा सामने आ जाता था और मेरा दिल टूट जाता था। अगले दिन सुबह राहुल एक उत्साह भरी खबर के साथ हमारे पास आए। माता जी, रिया के बारे में अच्छी खबर है। राहुल ने कुछ दस्तावेज फैलाते हुए बताया। रिया ने कल ही स्कूल की काउंसलर को सब कुछ बता दिया है। क्या? हमारी रिया ने? हाँ, दादी के अचानक गायब होने से वह बहुत परेशान थी और उसने काउंसलिंग मांगी थी। और फिर उसने रोते हुए बताया कि उसके माता पिता दादी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मम्मी पापा दादी को एक बुरी जगह बंद करना चाहते थे। मैंने उन्हें रोका, इसलिए दादी भाग गई। मेरी आंखों से गर्म आंसू बह निकले। वो मासूम बच्ची अकेली कितनी डरी और सहमी हुई होगी। उस डर के बावजूद मुझे बचाने और सच्चाई बताने के लिए उसने कितनी हिम्मत दिखाई होगी। काउंसलर ने रिया की बात सुनकर तुरंत बाल संरक्षण एजेंसी को सूचित किया और हमें खबर मिल गई। राहुल ने मुझे दस्तावेज दिखाए। हमने तुरंत अदालत में आपातकालीन बाल संरक्षण आदेश के लिए आवेदन किया। शुक्र है, अभी अभी मंजूरी मिल गई है। अब हम कानूनी तौर पर रिया को उसके माता पिता से अलग करके अस्थायी रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। सच में? भगवान का शुक्र है। तो क्या हम रिया को यहाँ ला सकते हैं? मैं अपनी जगह से उछल पड़ी। हाँ, स्कूल के साथ मिलकर हम रिया को सुरक्षित रूप से लाएंगे ताकि कोई भी शक न कर पाए। कल सुबह रिया के स्कूल जाते समय हमारी टीम और बाल संरक्षण एजेंसी के कर्मचारी स्कूल के सामने उसका इंतज़ाम करेंगे। अगर राहुल और नीलम को पता चला तो क्या होगा? उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। रिया सामान्य दिनों की तरह स्कूल जाएगी और सब कुछ पलक झपकते ही हो जाएगा। इसके बाद ऑपरेशन को शुरू होने में 2 दिन लगे। इस सुरक्षित घर में समय काटना यातना जैसा था। मैं बस खिड़की से बाहर देखती रहती और बेचैनी से अपने नाखून कुतरती रहती। राहुल बार बार फ़ोन करके मुझे दिलासा देते, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। और आखिर में तीसरे दिन सुबह राहुल का फ़ोन आया। माता जी, तैयार हो जाइए, आज रिया को ला रहे हैं। मेरा दिल ढोल की तरह बजने लगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं साथ नहीं चल सकती? मैं खुद रिया को देखना चाहती हूँ। ख़तरा है। माता जी, आप यहीं इंतज़ार कीजिए, मैं उसे ज़रूर लेकर आऊँगा। 3 घंटे 3 साल जैसे लगे। मैं कमरे में टहलती रही और दर्जनों बार खिड़की से बाहर झांका। आखिर में दूर से एक परिचित काली कार दिखाई दी। जैसे ही कार रुकी और पिछला दरवाज़ा खुला, रिया दौड़ती हुई बाहर आई और दरवाज़ा खुलते ही वह मेरी बाहों में कूद पड़ दी। दादी! रिया ने मेरी गर्दन पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने भी उसे गले लगाया और रुके हुए आंसू बहा दिए। दादी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने मम्मी पापा की बात नहीं मानी, इसलिए आपको ऐसे भागना पड़ा। ये सब मेरी वजह से है। नहीं रिया, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी वजह से ही दादी आज जिंदा है। मेरी बच्ची ने दादी की जान बचाई है।
मैंने रिया की छोटी और कोमल पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। राहुल चुपचाप अंदर आए और बोले, रिया वाकई बहुत बहादुर थी। अगर उस छोटी बच्ची की हिम्मत न होती तो आप वाकई खतरे में पड़ जाती। मैंने रिया के आंसुओं से भीगे चेहरे को पोंछते हुए पूछा, रिया तुम बहुत डरी हुई थी ना? मम्मी और पापा रोज़ रात चिल्लाते थे कि दादी कहाँ गई। मैंने आखिर तक मना किया, लेकिन उन्होंने मेरे कमरे की तलाशी ली और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। रिया हिचकते हुए आगे बोली, मम्मी ने दादी को फ़ोन करके पैसे मांगने को कहा, लेकिन मैंने आखिर तक झूठ बोला कि मुझे दादी का फ़ोन नंबर नहीं पता। बहुत अच्छे मेरी रिया, तुमने बहुत अच्छा किया। राहुल ने रिया को संतरे का जूस देते हुए प्यार से कहा, रिया अब सब ठीक है। अब तुम दादी के साथ यहाँ रहोगी। कोई भी रिया को परेशान नहीं कर पाएगा, इसलिए चिंता मत करो। जब रिया थोड़ी शांत हो गई तो राहुल ने मुझे चुपचाप दूसरे कमरे में बुलाया। माताजी, अब असली खेल शुरू हो रहा है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राहुल का चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर था। आपके बेटे राहुल को रंगे हाथों पकड़ने के लिए हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। मैं क्या कर सकती हूँ? आपको खुद चारा बनना होगा। मेरी सांस थम गई। मैं? क्या ये खतरनाक नहीं होगा? बेशक इसमें ख़तरा है, लेकिन हम आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं। हमें आपके बेटे को अपराध करते हुए या कम से कम अपराध कबूल करते हुए रिकॉर्ड करना होगा। तभी हम गुप्ता जी के पूरे गिरोह को भी फंसाकर उन्हें सज़ा दिलवा सकते हैं। मैंने रिया की पीठ को देखा जो चित्र बना रही थी। उस बच्ची की हंसी वापस लाने के लिए मुझे इस बुरे सपने की चेन को अपने हाथों से तोड़ना होगा। मैंने पहले मुंह खोला। अगर मैंने इस समस्या का हल नहीं किया तो मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही छिपकर रहना पड़ेगा, है ना? हाँ, और गुप्ता जी का संगठन भी आप पर लगातार नज़र रखेगा। मूल रूप से हल करने के लिए यही एकमात्र तरीका है। मैंने गहरी सांस ली। मैं डरी हुई थी, लेकिन अब और भागना नहीं चाहती थी। ठीक है, मैं करूँगी। क्या आप वाकई ठीक रहेंगी? हाँ, मैं अपनी रिया को ऐसे हंसते हुए देखकर शांति से जीना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे मजबूत बनना होगा। राहुल के चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई। धन्यवाद माताजी, अब से हम पूरी तैयारी करेंगे। अगले दिन से ऑन ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। राहुल एक छोटा सा रिकॉर्डर और लोकेशन ट्रैकर लाए जिसे मेरी साड़ी में लगाया जाना था। खतरे के समय संकेत देने के लिए कान की बाली छूने का अभ्यास भी कई बार किया गया। राहुल से मिलने की जगह एक सुनसान नदी किनारे की पार्किंग तय की गई और आखिरकार फैसले के दिन मैंने कांपते हाथों से राहुल का नंबर डायल किया। कुछ देर रिंग बजने के बाद राहुल की आवाज़ सुनाई दी, माँ तुम हो ना? अभी कहाँ हो? हम कितना चिंतित थे। मैंने गहरी सांस ली और तैयारी के अनुसार कहा, राहुल मैं हूँ, मुझे माफ़ करना। मैंने थोड़ा कम सोचा था। मुझे तुरंत पैसे की ज़रूरत है। क्या तुम थोड़ी मदद कर सकते हो? मिलकर बात करते हैं। मेरे पैसे मांगने की बात पर राहुल की आवाज़ में हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। तो फिर बेशक। माँ कहाँ मिलें? मैं अब भी आता हूँ। आज रात 8 बजे नदी किनारे की पार्किंग में अकेले आ जाना। ठीक है माँ, ज़रूर आना। फ़ोन काटने के बाद मेरे पूरे शरीर की शक्ति ख़त्म हो गई और मुझे पसीना आने लगा। राहुल ने मेरे कंधे को कसकर पकड़ा। बहुत अच्छे माताजी, अब असली काम शुरू होता है। राहुल की योजना के अनुसार मैं सबसे पहले नदी किनारे की पार्किंग में पहुंची, जो बहुत ही सुनसान जगह थी। नदी का पानी घने अंधेरे में डूबा हुआ था और दूर से दिखने वाली दिल्ली की रात की चमकती रोशनी मुझे किसी और दुनिया की चीज़ लग रही थी, बहुत दूर, बहुत पराई। यमुना की ठंडी हवा मेरी हड्डियों तक को चीरती हुई महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मिलने का वक्त करीब आ रहा था, मेरी धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं और होंठ सूख कर फट रहे थे। क्या मैं सच में ये कर पाऊंगी? अपने ही बेटे के अपराध को अपने हाथों से उजागर करने की इस अकल्पनीय स्थिति में मेरा मन बार बार हार मानकर बैठ जाने को कह रहा था, पर हर बार रिया का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। उस नन्ही जान की हिफाजत के लिए मुझे माँ से भी बढ़कर कुछ और बनना था। तभी दूर से 2 जगमगाती हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई मेरी तरफ आती दिखी। ये राहुल की गाड़ी थी। मैंने एक सूखी सांस ली और उठ खड़ी हुई। गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी, पर मेरा दिल तो पहले ही खौफ से ठहर सा गया था। ड्राइवर सीट से राहुल उतरा और बगल वाली सीट से नीलम। अगर कहानी बस यहीं तक रुक जाती तो कितना अच्छा होता।
पर जैसे ही पीछे का दरवाज़ा खुला मेरी सांसें थम गईं। दो भारी भरकम अनजान आदमी गाड़ी से उतरे और मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगे। उनकी आंखों में भावनाओं का नामो निशान तक नहीं था। ये ज़रूर गुप्ता जी के आदमी थे जिनके बारे में पुलिस वाले ने बताया था। राहुल मेरी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर दुनिया भर की चिंता थी, पर मैं जानती थी कि यह सिर्फ एक बेहद सधा हुआ नाटक था। माँ, तुम अब तक कहाँ थी? तुम्हें पता है हम कितने परेशान थे और तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ठीक से सोई थी? कुछ खाया? राहुल ने मेरा कंधा पकड़ते हुए अपनी आवाज़ में चिंता भरते हुए कहा। उसका छूना मुझे इतना घिनौना लगा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माफ़ करना, बस मुझे थोड़ा अकेले सोचने का समय चाहिए था। मैंने कांपती आवाज़ में, जैसा मैंने अभ्यास किया था, जवाब दिया। अम्मा जी, ये आपका चेहरा कैसा हो गया है? देखिए तो कितनी कमज़ोर हो गई हैं आप। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हम कितने बेकरार थे। नीलम एक अच्छी बहू होने का नाटक करते हुए मेरा हाथ पकड़ती है। उसका ठंडा हाथ मुझे सांप जैसा लगा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, पर ये लोग कौन हैं जो तुम्हारे साथ आए हैं? मैंने उन अनजान आदमियों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अरे, ये मेरे दोस्त हैं। जब इन्हें पता चला कि तुम गायब हो गई हो तो इन्होंने अपना काम समझकर मेरी मदद की। बहुत अच्छे दोस्त हैं। राहुल ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। मैं जानती थी कि ये लोग मुझे ढूंढने नहीं बल्कि मेरी जान लेने आए यमदूत थे। माँ, पहले गाड़ी में बैठो। इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़ी हो? घर चलकर गर्मा गर्म खाना खाकर आराम से बात करेंगे। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी की तरफ खींचने लगा। अब मेरा खेल शुरू हो चुका था। नहीं, बस थोड़ी देर है। क्या हम यहीं बात नहीं कर सकते? मैंने अपने पैरों पर जोर देते हुए मना किया। माँ, क्या हो गया है तुम्हें? ठंडी लग रही है ना? चलो गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। राहुल की आवाज़ में हल्की चिढ़ आने लगी थी। मेरे हाथ पर उसकी पकड़ भी धीरे धीरे कसती जा रही थी। अब उसके चेहरे पर वो प्यारा बेटा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। नहीं, मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। यहीं बात करो, मैंने अड़ते हुए चिल्लाया। माँ, चुप रहो ना। अगर कोई आ गया तो क्या होगा? राहुल ने दांत पीसते हुए मेरे कान में फुसफुसाया। तब भी उन बड़े आदमियों में से एक डरावनी आवाज़ में बोला। दादी जी, अच्छे से कह रहा हूँ, बैठ जाइए गाड़ी में। आपके बेटे इतने परेशान हो रहे हैं। उनकी धमकी भरी मौजूदगी से मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, पर मैं यहाँ हार नहीं मान सकती थी। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मेरा हाथ छोड़। मैंने अपनी बची हुई सारी ताकत से विरोध किया और अंततः राहुल का मुखौटा उतर गया। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम चुपचाप चलोगी तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा ना? क्या तुम्हें सब इतना मुश्किल बनाना है? उसकी आंखें वो नहीं थीं जिन्हें मैं जानती थी। ये लालच और बेचैनी से चमकती एक अनजान जानवर की आंखें थीं। वरना क्या? वरना तुम मेरा क्या करोगे? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। क्या तुम उसी बीमा के पैसे के लिए, जिसे तुम इतना चाहते हो, अपनी इस माँ को इस ठंडे पानी में धकेल दोगे? उसी पल राहुल और नीलम के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। क्या कह रही हो माँ? बीमा के पैसे की बात अचानक क्यों? मैं सब जानती हूँ। तुमने मेरे नाम से जीवन बीमा करवा रखा है। क्या मेरा नाम भी जाली दस्तावेज़ों में लगाकर 1 करोड़ की रकम से तुम्हारे जुए का कर्ज उतर जाएगा? मैंने चीखते हुए कहा। चुप नहीं रह सकती। ऐसी बेकार बातें कहाँ से सुनकर आई हो? राहुल ने मेरा हाथ ऐसे जकड़ा जैसे तोड़ देगा। गुप्ता जी का 5 करोड़ का कर्ज या ब्याज मिलाकर जो भी है, चुकाने के लिए तुमने अपनी माँ को मारने का फैसला कर लिया है ना? अरे शैतान! मेरी चीख से राहुल की आंखें भूकंप की तरह हिलने लगीं। ये सब तुम्हें कैसे, किसने बताया? राहुल अवाक रह गया और घबरा गया तो नीलम तुरंत बीच में कूद पड़ी। अम्मा जी, ये गलत फहमी है। हम नहीं, वो गुप्ता जी बहुत बुरे आदमी हैं। हम तो आपकी हिफाजत करना चाहते थे। तभी राहुल अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, सही है। तो अब क्या करोगी? माँ, क्या कर सकती हो तुम? राहुल पूरी तरह से बदल चुका था। अब बहुत देर हो चुकी है माँ। अगर तुम चुपचाप आ जाती तो मैं तुम्हें बिना दर्द के आराम से जाने देता, पर तुमने इसे इतना बड़ा बना दिया। ओह, तू तो सबसे बुरा है। मैंने तुझे कैसे पाला? मैंने अपना सब कुछ तेरे लिए न्योछावर कर दिया और तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है? मैं दिल टूटने की तरह रो पड़ी। मुझे अफसोस है माँ,
पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें मरना होगा ताकि मैं जी सकूं, नीलम जी सके और रिया भी जी सके। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो हम सब मर जाएंगे, इसीलिए तुम्हें बलिदान देना होगा। राहुल की इन ठंडी बातों से मेरे पूरे शरीर का खून जम गया। रिया का नाम मत लो, तुम्हारा गंदा मुंह उसके नाम लेने के लायक नहीं है, मैंने चिल्लाया। और ठीक उसी पल बस कोई हिलेगा नहीं। पुलिस वाले की गरजती हुई आवाज़ ने पार्किंग की खामोशी को चीर दिया। चारों तरफ छिपे हुए पुलिसकर्मी पिस्तौलें ताने हुए दौड़ पड़े और पलक झपकते ही पार्किंग पुलिस की गाड़ियों की नीली लाल बत्तियों से दिन की तरह रोशन हो गई। पुलिस, सब हाथ ऊपर करो, हिले तो गोली मार दूंगा। राहुल ने अविश्वसनीय निगाहों से मुझे और पुलिसकर्मियों को बारी बारी से देखा। ये क्या है? ये सब माँ की चाल थी। राहुल, नीलम, आपको बीमा धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास के आरोप में तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस वाला पास आया और राहुल के हाथों में हथकड़ी पहना दी। नहीं, ये एक जाल है। इस बूढ़ी औरत ने मुझे धोखा दिया है, राहुल ने छटपटाते हुए चीखा। नीलम वहीं ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अम्मा जी को गलत फहमी हुई है। क्या आप ये रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे? पुलिस वाले ने अपनी जेब से एक रिकॉर्डर निकाला और उसे चला दिया। राहुल और नीलम की बीमा के पैसे से कर्ज चुकाने और नई शुरुआत करने की योजना पार्किंग में साफ सुनाई देने लगी। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। नीलम ने हार मानकर अपना सिर झुका लिया और बुदबुदाई, मैंने तो बस राहुल जी की बात मानी है, मैंने तो ज़बरदस्ती की है। यह सुनकर राहुल ने नीलम पर खून से सनी आंखों से चिल्लाया, झूठ मत बोलो, सबसे पहले तुमने ही तो गुप्ता जी से रास्ता ढूंढने के लिए कहा था। राहुल को पुलिस की गाड़ी में बिठाने से पहले उसने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, माँ, क्या तुम्हें सच में मेरे साथ ऐसा करना पड़ा? उसकी आंखों में शिकायत और विश्वासघात की भावना भरी थी। मैंने अपने आंसू रोकते हुए जवाब दिया, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। क्या तुम्हें सच में अपनी इस माँ के साथ ऐसा करना पड़ा? मेरे बेटे ने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और पुलिस की गाड़ी में चला गया। सब कुछ खत्म होने के बाद पुलिस वाला मेरे पास आया। आपने बहुत हिम्मत दिखाई अम्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे पैरों में जान नहीं बची थी, मैं लड़खड़ा रही थी। मेरी रिया कहाँ है? राहुल ने वॉकी टॉकी पर कहा, ऑपरेशन ख़त्म, रिया को सुरक्षित ठिकाने से तुरंत घटनास्थल पर लाओ। कितना समय बीता होगा। दूर से आती एक कार रुकी और उसमें से रिया दौड़कर बाहर निकली। दादी माँ। रिया मेरे गले लग गई। उस छोटे से आलिंगन को महसूस करके मुझे पहली बार ज़िंदगी महसूस हुई। हाँ मेरी बच्ची, अब सब ठीक है, अब सच में सब अच्छा हो गया है। रिया ने गर्व से पूछा, दादी माँ, आपने सभी बुरे लोगों को पकड़ लिया? पुलिस वाले अंकल ने कहा कि मेरी दादी माँ दुनिया में सबसे बहादुर हैं। उसकी बातों पर मुझे हंसी आ गई। नहीं, मेरी रिया सबसे बहादुर थी। तुमने अपनी दादी माँ को बचाया है। राहुल ने हमें देखकर प्यार से मुस्कुराया। आप दोनों की हिम्मत के बिना हम इस भयानक अपराधी गिरोह को नहीं पकड़ पाते। उस रात मैं और रिया सुरक्षित ठिकाने पर लौट आए। मेरे पास कसकर सोई रिया की धीमी नियमित सांसों को सुनते हुए मैंने सोचा कि आखिरकार यह लंबा भयानक सपना ख़त्म हो गया है। लेकिन मुझे तब तक नहीं पता था कि यह तो बस एक नई शुरुआत थी। राहुल और नीलम की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद ऐसा लगा जैसे तूफान के बाद की शांति हो। मैं और रिया पुलिस द्वारा दिए गए सुरक्षित ठिकाने में चित्र बनाते, किताबें पढ़ते और साथ में समोसे पकौड़े बनाते हुए एक सामान्य दिनचर्या में लौट आए थे। रिया के चेहरे से उदासी छंट गई थी और उसकी हंसी वापस आ गई थी। उसकी हंसी सुनकर मैंने एक व्यर्थ उम्मीद पाल ली थी कि यह बुरा सपना सचमुच ख़त्म हो गया होगा। लेकिन वह शांति मृग तृष्णा की तरह छोटी थी और एक बड़ा गहरा अंधकार हमें घेरने के लिए आ रहा था। एक सुबह राहुल के फ़ोन ने सब कुछ बदल दिया। फ़ोन पर उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा घबराई हुई और गंभीर थी। माँ जी, मुझे आपसे अभी मिलना होगा, बहुत बुरी स्थिति पैदा हो गई है। 1 घंटे बाद सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे राहुल के चेहरे पर गहरी थकान और गुस्सा था। राहुल, क्या हुआ है? नीलम को कुछ हो गया है क्या? मैंने घबराकर पूछा। नहीं, अब नीलम की बात नहीं है।
वो गुप्ता जी साहूकार जिसने राहुल को पैसा दिया था, अब वो खुद हरकत में आ गया है। राहुल ने मेज़ पर कुछ कागजात और तस्वीरें रख दी। वही गुप्ता जी जिन्होंने राहुल को 5 लाख रुपये दिए थे। राहुल के पकड़े जाने के बाद उन्हें पैसे वापस मिलने का रास्ता बंद हो गया है, इसलिए अब उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो क्या वो हमसे क्या चाहते हैं? पैसे। उनका मकसद शुरू से आखिर तक सिर्फ पैसा है। राहुल को दिए पैसे वो आपकी संपत्ति से वसूलना चाहते हैं। अगर ये आसानी से नहीं हुआ तो वे हर तरह से बदला लेने की योजना बना रहे हैं। राहुल ने मुझे कुछ अनजान पुरुषों की तस्वीरें दिखाईं। सभी के चेहरे पर खूंखार भाव थे। इन लोगों को देखिए, ये गुप्ता जी के गुंडे हैं। पिछले कुछ दिनों से इन्हें इस सुरक्षित ठिकाने के आसपास घूमते हुए हमारी खुफिया एजेंसियों ने पकड़ा है। मेरी रीढ़ में ठंडी पसीने की धार बह गई। तो इसका मतलब है कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि ये लोग रिया के स्कूल में भी दिखाई दिए हैं। राहुल की बात सुनकर मेरा दिल थम सा गया। क्या? स्कूल में? हमारी रिया के साथ? मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आज सुबह स्कूल से इमरजेंसी कॉल आया था। कुछ अज्ञात लोग स्कूल के सामने रिया के बारे में पूछ रहे थे कि क्या रिया अपनी दादी के साथ रहती है और उनका घर कहाँ है। नहीं, हमें रिया को तुरंत यहाँ लाना होगा। अभी? माँ जी शांत हो जाइए, हमने पहले ही कार्यवाही कर ली है। रिया अभी अपनी कक्षा ख़त्म करते ही हमारी टीम के सदस्यों द्वारा गोपनीय रूप से सुरक्षित करके थाने में है। राहुल ने मुझे आश्वासन दिया, लेकिन मेरा शरीर कांप रहा था। उसके मुंह से निकले अगले शब्द ने मुझे और गहरे निराशा में धकेल दिया। दरअसल हम आपको और रिया को और सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई है। लगता है गुप्ता जी के संगठन ने पुलिस के अंदर भी अपने आदमी बिठा रखे हैं। पुलिस के अंदर भी? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी हर चाल पहले से लीक हो सकती है। हम कहीं भी जाएं, वे पहले से जानकर रास्ते में खड़े हो सकते हैं। अब भी हम पूरी तरह से कट चुके हैं। मेरा दिमाग खाली हो गया। अब पुलिस पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बात ने मुझे असहाय कर दिया था। ठीक उसी वक्त लिविंग रूम के टेलीविज़न से खबर आ रही थी और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरा चेहरा स्क्रीन पर भरा हुआ था। हाल ही में अपने बेटे को हत्या के प्रयास के आरोप में जेल भेजने वाली श्रीमती सरला देवी के मामले में बेटे राहुल ने एक नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मां सरला देवी ने बड़ी बीमा राशि के लालच में अपने सीधे साधे बेटे को फंसाया और उसे बदनाम किया। न्यूज़ एंकर की आवाज़ मेरे कानों में तीर की तरह चुभी। हे भगवान, ये सब क्या बकवास है। गुप्ता जी ने मीडिया को भी खरीद लिया है। वह माँ जी को एक बेईमान धोखेबाज के रूप में पेश करके जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। राहुल ने मुट्ठी से मेज़ पर मारते हुए कहा। टीवी पर खुलेआम झूठी गवाहियां दी जा रही थीं। एक गुमनाम साक्षात्कार में यह भी कहा गया कि सरला देवी का पैसे के प्रति जुनून अकल्पनीय था और उन्होंने अपने बेटे की संपत्ति हड़पने के लिए यह भयानक काम किया। जिन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं था, वे इतनी बेशर्मी से झूठ बोल रहे थे। इस गुस्से से मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं एक पल में उस बुरी बूढ़ी औरत में बदल गई थी जिसने पैसे के लिए अपने बेटे को बेच दिया था। उस रात राहुल की मदद से रिया सुरक्षित घर लौट आई। मैं उसे चिंतित नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सामान्य होने का नाटक किया, लेकिन मेरा अंदर का दिल काला होकर जल रहा था। रिया के साथ लिविंग रूम में कार्टून देखते हुए अचानक लिविंग रूम की सारी बत्तियां बुझ गईं और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। दादी माँ, अचानक अंधेरा क्यों हो गया? रिया डरकर मेरे हाथ से चिपक गई। ठीक है रिया, लगता है बिजली चली गई है, अभी आ जाएगी। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसी पल सामने के दरवाजे से एक भयानक खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। चुप रिया, तुम्हें चुप रहना है। मैंने रिया का मुंह बंद किया और उसे अपनी बाहों में भरकर बेडरूम में ले गई। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और घोर अंधेरे में एक बड़े अलमारी के पीछे छिप गई। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन रिया को भी सुनाई दे रही हो। धम! एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ सामने का दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। कहाँ है? अभी बाहर आ! एक खुरदरी पुरुष आवाज़ लिविंग रूम में गूंजी। दादी माँ, मुझे डर लग रहा है। रिया मेरे गले लगकर धीरे से फुसफुसाई।
ठीक है, दादी माँ अपनी रिया को बचाएगी। भारी कदमों की आवाज़ धीरे धीरे बेडरूम की ओर आने लगी। दरवाजे के हैंडल के मुड़ने की खड़खड़ाहट सुनाई दी और दरवाज़ा ज़ोर से हिला। ठीक उसी पल बाहर से एक ज़ोरदार सायरन की आवाज़ ने रात की शांति भंग कर दी। वहाँ रुक जाओ, पुलिस है, हथियार गिराओ और हाथ ऊपर करो। ये राहुल की आवाज़ थी। धत तेरे की, भागो। बदमाशों के गाली गलौज करते हुए जल्दबाजी में भागने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद राहुल ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ जी, क्या आप ठीक हैं? रिया ठीक है? हाँ, हम ठीक हैं। रिया भी सुरक्षित है। जब हम बाहर निकले तो घर टूटे हुए शीशे और टूटे हुए दरवाजे से अस्त व्यस्त पड़ा था। नकाबपोश 3 लोग थे। 2 को पकड़ लिया गया है, लेकिन एक दीवार फांद कर भाग गया। गुप्ता जी ने पूरी तरह से अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। रिया मेरे गले लगकर कांप रही थी। दादी माँ, क्या और बुरे लोग आएंगे? बच्ची ने आंसू भरी आंखों से पूछा। मेरी आंखों से भी गर्म आंसू बहने लगे। इस छोटी बच्ची का क्या कसूर है कि उसे इस तरह का डर सहना पड़ रहा है? राहुल दृढ़ निश्चय के साथ मेरे पास आया। माँ जी, ऐसे तो नहीं चलेगा। हमें उनका इंतज़ार नहीं करना, बल्कि उन्हें बाहर निकालना होगा। कैसे? हमें सीधे उस मेहता को पकड़ना होगा। लेकिन आज जो लोग अंदर घुसे थे वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। मेहता को जोड़ने वाले सीधे सबूत कम हैं, इसलिए इस बार भी हमें एक जाल बिछाना होगा। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रिया को फिर से खतरा हुआ तो? सरला देवी, अगर हम इस समस्या को हल नहीं करेंगे तो हमें ज़िंदगी भर ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा। मेहता हार मानने वाला व्यक्ति नहीं है। रिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं अपनी जान पर खेल कर उठाऊंगा। मैंने अपने बाजू में गहरी नींद में सोई हुई रिया के चेहरे को देखा। इस बच्ची के भविष्य के लिए मुझे इस दुःस्वप्न को अपने हाथों से ख़त्म करना ही होगा। मुझे बताइए, क्या करना होगा? मेहता से सीधे मिलकर अपराध स्वीकार करवाना होगा। आप उन्हें प्रस्ताव दें कि आप राहुल का कर्ज चुका देंगी। अगर आप उन्हें अपनी सारी संपत्ति देने को कहेंगी तो पैसे का भूखा वो सांप ज़रूर लालच में आ जाएगा। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं ऐसा करूँगी, लेकिन रिया की सुरक्षा मैं खुद देखूँगी। मुझ पर विश्वास कीजिए, यह वाकई आखिरी मौका है। इंस्पेक्टर शर्मा की आंखों में दृढ़ता थी। हाँ, मैं करूँगी। मैं इस नरक को ख़त्म करूँगी। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर शर्मा मेहता का सीधा संपर्क नंबर लेकर आए। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। क्या आप मेहता जी बोल रहे हैं? मैं राहुल की माँ सरला देवी बोल रही हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक नीरस और ठंडी आवाज़ आई। ओह, राहुल की माँ, मुझसे क्या काम है? मैं अपने बेटे के कर्ज के बारे में बात करने के लिए फ़ोन कर रही हूँ। हो, तो मैं उसे चुकाऊंगी। मैं आपको अपनी सारी संपत्ति दे दूंगी। बस कृपया मेरे बेटे और मुझे अकेला छोड़ दें। फ़ोन पर एक पल की खामोशी छा गई। फिर एक संतोषजनक हंसी सुनाई दी। ये कहानी तो दिलचस्प मोड़ ले रही है। ठीक है, मिलकर बात करते हैं। कल दोपहर 2 बजे मेरे दफ्तर आ जाइए। फ़ोन रखने के बाद मेरे पूरे शरीर की शक्ति ख़त्म हो गई और मैं वहीं बैठ गई। आपने बहुत अच्छा किया सरला देवी। अब कल सब खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर शर्मा ने मेरे कंधे पर थपथपाया, लेकिन मेरे कानों में कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या मैं कल जीवित वापस आ पाऊंगी? मैं हमेशा की तरह जल्दी उठी और ख़ुद को तैयार किया, यह सोचकर कि यह मेरी आखिरी यात्रा हो सकती है। मेरा मन हल्का और शांत महसूस कर रहा था। आज मैं किसी की माँ या दादी नहीं थी, बल्कि अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ने वाली योद्धा सरला देवी थी। इंस्पेक्टर शर्मा सुबह जल्दी सुरक्षित घर में आए और अंतिम जांच शुरू की। उनके चेहरे पर तनाव के साथ साथ मुझ पर अटूट विश्वास भी था। सरला देवी, आज आखिरी दिन है। आपको अपने जीवन के सभी अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करना होगा। मेहता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह लोगों के दिलों में चालाकी से घुस जाता है। अगर आपने ज़रा सा भी शक दिखाया तो वह धुएं की तरह गायब हो जाएगा। मुझे पता है, मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी दांव पर लगाकर भी आज इसे ख़त्म करूंगी। जब मैंने अपना दृढ़ संकल्प दिखाया तो इंस्पेक्टर शर्मा ने मेरे कोट के कॉलर पर एक छोटा तितली के आकार का ब्रोच लगाया। यह आपकी जीवन रेखा है। अगर आपको ज़रा सा भी ख़तरा महसूस हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के बीच का रत्न दबा दें। हमारी टीम तुरंत कार्रवाई करेगी। ब्रोच का ठंडा स्पर्श मुझे वास्तविकता का एहसास करा रहा था। रिया वाकई सुरक्षित जगह पर है ना?
चिंता न करें, हमारी टीम के सर्वश्रेष्ठ एजेंट बच्ची की 1 इंच भी चोट लगने से बचा रहे हैं। जब तक आप वापस नहीं आती उसके बाल भी नहीं मुड़ेंगे। दोपहर 1:30 बजे मैं मेहता के दफ्तर वाले एक शहर के अपार्टमेंट भवन के सामने खड़ी थी। बाहर से यह एक बहुत ही साधारण इमारत थी, लेकिन अंदर बुराई का अड्डा छिपा हुआ था जो अनगिनत लोगों के खून और आंसू पर पल रहा था। मैंने अपने कांपते पैरों को मजबूती दी और लिफ्ट में चढ़ गई। 5वीं मंजिल पर उतरते ही मुझे महादेव फाइनेंस का एक शानदार साइन बोर्ड दिखाई दिया। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर गई, जहां एक युवा गहरे मेकअप वाली महिला कर्मचारी ने एक यांत्रिक मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। क्या आप सरला देवी हैं? साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। महिला के मार्गदर्शन में मैं अंदर गई, जहां मैंने मेहता को एक विशाल महोगनी डेस्क के पीछे बैठे देखा। वह मुंह में एक महंगा सिगार दबाए हुए था और एक राजा की तरह एक सिंहासन पर बैठे हुए घमंड से मुझे देख रहा था। आइए सरला देवी, जैसा सुना था आप वाकई एक महान माँ हैं। मेहता ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा। एक बच्चे को गलत पालने के पाप के कारण आपका सुंदर चेहरा चिंता से भर गया है। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में बात करने आई हूँ। मैंने अभ्यास के अनुसार एक डरी हुई और दबी हुई बूढ़ी औरत की आवाज़ निकाली। मैं अपने बेटे का 5 करोड़ का कर्ज चुकाऊंगी। हो, इतनी बड़ी रकम एक बूढ़ी औरत के पास तो नहीं होगी। मेहता ने मज़े लेते हुए अपनी सिगरेट की राख झाड़ते हुए पूछा। मैं अपना इकलौता घर बेचकर और जीवन भर की अपनी सारी बचत इकट्ठा करके आपको दूंगी। ये मेरी सारी संपत्ति है। सारी संपत्ति? वह कितनी है? लगभग 3 करोड़। कृपया बस यही स्वीकार करें, और जो कमी है वह मैं अपनी मौत से पहले किसी भी तरह चुका दूंगी। इसीलिए कृपया मुझ पर दया करें, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा और सिर झुकाया, जिस पर मेहता ने ठंडी हंसी हंसी। 3 करोड़? मजाक कर रही हो? ब्याज सहित 7 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है और तुम मुझसे मोलभाव कर रही हो। मेहता की आवाज़ ठंडी हो गई। क्या तुम मुझे कोई चैरिटी वाला समझती हो? एक बूढ़े व्यक्ति के पास पैसे जुटाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये मेरी समस्या नहीं है। मेहता अपनी सीट से उठा और मुझे घेरते हुए मुझ पर दबाव डालने लगा। हालांकि एक और तरीका है जिससे एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत आसानी से पैसे जुटा सकता है। वह क्या है? बीमा नाम की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है ना? मेहता ने एक सांप की तरह मेरे कान में फुसफुसाया। तुम्हारे बेटे ने 3 करोड़ का जीवन बीमा करवाया था। एक बहुत ही समझदार बेटा। ये अभी भी पुलिस के पास सबूत के तौर पर है। बस लाभार्थी बदलने से यह बिल्कुल साफ पैसा बन जाता है। मेहता ने डेस्क से एक दस्तावेज निकाला और मेरे सामने फेंक दिया। यहाँ बस इस लाभार्थी परिवर्तन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने हैं। बहुत आसान है ना? तो फिर मेरा क्या होगा? खैर, इंसान की ज़िंदगी बहुत क्षणभंगुर होती है ना? सड़क पर फिसलकर मर सकता है या नींद में चुपचाप जा सकता है। कौन जानता है कि दुर्घटना कब और कहाँ होगी? मेहता ने खुले तौर पर धमकी देते हुए कुटिलता से हंसा। उस हंसी से मुझे अपने अंदर गुस्सा उबलता हुआ महसूस हुआ। आपने ऐसे कई काम किए होंगे। मेरे पूछने पर मेहता ने इंतज़ार किए बिना गर्व से डींग मारना शुरू कर दिया। काफ़ी समय हो गया है। इस क्षेत्र में मेरे जितना साफ सुथरा काम कोई नहीं करता। खासकर आप जैसी बूढ़ी औरतें बहुत भोली होती हैं, इसलिए उनके साथ काम करना आसान होता है। इस इलाके में मेरे हाथों से दर्जनों बुजुर्ग गुजर चुके होंगे। और उन बुजुर्गों के मरते समय पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस? हाँ, मैं उन लोगों से एक कदम आगे हूँ। मेहता ज़ोर से हंसा। मेरे अपने लोग पुलिस के अंदर भी हैं, तो मुझे क्या डर होगा? इंटेलिजेंस विभाग में एक शर्मा नाम का बहुत ही काबिल दोस्त है। वह अंदर की सारी जानकारी निकाल लेता है, इसलिए मैं हमेशा एक कदम आगे बढ़ सकता था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ी से बढ़ने लगी। वह खुद अपनी कब्र खोद रहा था। तुम्हारे बेटे राहुल को भी इसीलिए मैं पकड़ पाया। बेवकूफ़ ने कर्ज चुकाने की क्षमता न होने के बावजूद मुझसे टक्कर ली और अपनी माँ की जान भी दांव पर लगा दी। ये धमकी नहीं है, ये व्यापार है। मेहता समय बर्बाद करते हुए उन्होंने कहा, जल्दी कीजिए, अब वक्त नहीं है, फैसला कर लीजिए। या तो यहाँ दस्तखत करके आराम से अपनी बची हुई ज़िंदगी गुजारें, या फिर क्या? राहुल की आवाज़ में क्रूरता थी। गुप्ता जी की आंखें चमक उठीं। मैंने सुना है आपकी एक बहुत प्यारी पोती है, रिया नाम है
है ना? फोटो में तो बहुत प्यारी लगती है। उस पल श्रीमती सरला देवी ने अपना संयम खो दिया। उस बच्ची को हाथ भी मत लगाना, राहुल ने ठंडा जवाब दिया। तो समझदारी से फैसला लीजिए। अगर आप इन कागजातों पर दस्तखत कर दें तो आपकी पोती को कुछ नहीं होगा और वह आराम से अपनी ज़िंदगी जिएगी। उसने उनके सामने कागजात और कलम बढ़ा दी। श्रीमती सरला देवी ने कांपते हाथों से कलम पकड़ी। फिर अपनी सारी नफरत, दुख और रिया के प्रति प्यार को समेटकर उन्होंने अपनी साड़ी पर लगी तितली के ब्रोच के रत्न को पूरी ताकत से दबाया। ठीक उसी वक्त धमाका! दफ्तर का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धक्के के साथ टूटकर उड़ गया। कोई हिलेगा नहीं, सब हाथ ऊपर करो। इंस्पेक्टर वर्मा की आवाज़ के साथ हथियारों से लैस पुलिस कमांडो पलक झपकते ही दफ्तर में घुस आए। गुप्ता जी हक्का बक्का होकर पीछे गिर पड़े। क्या, ये सब क्या हो रहा है? ये जाल था। गुप्ता जी, आपको गैर कानूनी सूदखोरी, धोखाधड़ी और हत्या की साजिश के आरोप में तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर वर्मा उनके पास आए और उनके हाथों में हथकड़ी पहना दी। इंस्पेक्टर वर्मा, इंस्पेक्टर वर्मा, वो कमीना कहाँ है? गुप्ता जी अपने साथी को ढूंढते हुए चिल्लाए। इंस्पेक्टर वर्मा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। इंस्पेक्टर वर्मा को 1 घंटा पहले ही आंतरिक मिली भगत के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और इसका श्रेय आपके अभी अभी दिए गए शानदार कबूलनामे को जाता है। अरे राम रे, मैं इस बूढ़ी लोमड़ी के हाथों ठगा गया। गुप्ता जी को घसीटते हुए ले जाया गया और उन्होंने श्रीमती सरला देवी की ओर देखकर गुस्से से चीखा, तुम सबको लगता है कि सब खत्म हो गया है ना? मैं जेल से निकलकर तुम्हें और तुम्हारी पोती को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। श्रीमती सरला देवी ने अपनी जगह पर खड़ी होकर उन्हें दृढ़ता से देखा। सब कुछ शांत होने के बाद इंस्पेक्टर वर्मा उनके पास आए। श्रीमती सरला देवी, आपने कमाल कर दिया। आपकी वजह से हम दशकों पुराने अपराध की जड़ें उखाड़ सके। 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन में रिया से दोबारा मुलाकात हुई। दादी! रिया उनकी बाहों में कूद पड़ी। क्या अब सब सच में ख़त्म हो गया? क्या सारे बुरे लोग पकड़े गए? हाँ मेरी रिया, अब सब सच में ख़त्म हो गया है। अब कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। उस शाम टेलीविज़न समाचार में एक बड़े गैर कानूनी कर्ज गिरोह के पकड़े जाने की खबर प्रमुखता से प्रसारित हुई। गुप्ता जी को ले जाते हुए दृश्यों के साथ श्रीमती सरला देवी का चेहरा भी स्क्रीन पर दिखाई दिया। एंकर ने उन्हें अपराधियों को पकड़वाने में मदद करने वाली एक बहादुर नागरिक नायिका के रूप में शाउजी किया। बाद के साक्षात्कार में उन्होंने शांति से कहा, मैं अपनी पोती को यह दिखाना चाहती थी कि न्याय हमेशा जीतता है और कोई भी कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, वह अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए मजबूत बन सकता है। प्रसारण खत्म होते ही रिया ने उनकी गाल पर चूमते हुए कहा, मेरी दादी दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे बहादुर हैं। मैं बड़ी होकर दादी की रक्षा करूंगी। उस रात रिया और श्रीमती सरला देवी कई दिनों बाद चैन की नींद सो सके। दादी, अब हमें बुरे सपने नहीं आएंगे ना? हाँ मेरी रिया, अब तुम्हारे सपनों में केवल प्यारी परियां आएंगी। श्रीमती सरला देवी ने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए सोचा। लंबा बुरा सपना खत्म हो गया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब उनके और उनकी पोती के सामने केवल सुनहरी धूप ही होगी। नरक जैसे वो दिन बीत गए और 2 ऋतुएं बदल गईं। एक ठंडी हवा वाला पतझड़ का अंत था। 6 महीने तक श्रीमती सरला देवी और रिया ने एक दूसरे को सहारा देते हुए अपने घावों को भरा और आखिरकार अंतिम न्याय का दिन आ गया। श्रीमती सरला देवी रिया का छोटा हाथ कसकर पकड़े अदालत की सख्त कुर्सी पर बैठी थीं। कोर्ट रूम की हवा ठंडी और भारी थी, लेकिन उनका मन अजीब तरह से शांत था। जज ने गंभीर आवाज़ में फैसला पढ़ना शुरू किया। अभियुक्त राहुल वर्मा गैर कानूनी सूदखोरी, आदतन जबरन वसूली और धमकी तथा कई हत्या की साजिश के आरोपों में अपराध की गंभीरता को देखते हुए समाज से दीर्घकालिक अलगाव अपरिहार्य माना जाता है। अभियुक्त को 15 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दर्शक दीर्घा से एक छोटी सी आह निकली। कभी आत्मविश्वास से भरा राहुल अब सब कुछ त्याग कर सिर झुकाए बैठा था। उसके साथियों को भी, जो उसके हाथ पैर की तरह काम करते थे, 5 से 10 साल तक की कड़ी सज़ा सुनाई गई। इसके बाद श्रीमती सरला देवी के जीवन के लिए कलंक बनने वाले नामों को पुकारा गया। अभियुक्त नीलम को 7 साल की कैद, अभियुक्त यश को 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जज ने पल भर के लिए श्रीमती सरला देवी को देखा और आगे बोले, बीमा, धोखाधड़ी,
और अपने माता पिता की हत्या का प्रयास किसी भी अन्य अपराध से अधिक गंभीर है। विशेष रूप से अभियुक्त नीलम ने अपने जन्म देने वाले और पालने वाले माता पिता को वित्तीय लाभ के लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जो रिश्तों का अनादर करने वाला और अनैतिक कार्य है, और इसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। राहुल, जो जेल गार्डों के साथ अदालत से बाहर जा रहा था, ने पीछे मुड़कर श्रीमती सरला देवी को देखा। जब उनकी खाली आंखों से उनकी नज़रें मिलीं तो उनके दिल में एक टीस उठी, लेकिन उन्होंने उसके लिए अब और आंसू नहीं बहाए। उन्होंने बस चुपचाप सिर घुमाकर उसे अनदेखा कर दिया। ये माँ के रूप में उस व्यक्ति के लिए उनकी अंतिम विदाई थी जो कभी उनका बेटा था। फैसला ख़त्म होने के बाद अदालत के बाहर निकलते ही कई पत्रकार प्रतीक्षा कर रहे थे और उनकी ओर दौड़ पड़े। श्रीमती सरला देवी, फैसला आ गया है, कृपया अपनी प्रतिक्रिया बताएं। उनके सामने एक साथ कई माइक और कैमरा फ्लैश चमक उठे। उन्होंने रिया को अपनी पीठ के पीछे छिपाया और शांति से बात करना शुरू किया। मुझे खुशी है कि न्याय देर से ही सही, लेकिन हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस फैसले से उन सभी पीड़ितों को थोड़ी शांति मिलेगी जिन्होंने मेरे जैसी पीड़ा झेली है, और वे अपनी खोई हुई हर चीज़ को वापस पा सकेंगे। अपने बेटे के बारे में क्या महसूस करती हैं? क्या आप उसे माफ़ करने का इरादा रखती हैं? एक पत्रकार ने लगातार पूछा। मेरे लिए अब कोई बेटा नहीं है। कानून के कटघरे में खड़ा वह व्यक्ति सिर्फ एक अपराधी है। मैं बस यह उम्मीद करती हूँ कि वह, जो कभी मेरा बेटा था, कभी अपने अपराधों का ईमानदारी से पश्चाताप करेगा और अपने बचे हुए जीवन में प्रायश्चित करेगा। रिया ने उनका हाथ कस कर खींचा। दादी, अब हम घर चलें। हाँ, सब खत्म हो गया है, अब हम घर चलते हैं। घर लौटते समय इंस्पेक्टर वर्मा का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ लंबे समय बाद सच में खुश और राहत भरी लग रही थी। श्रीमती सरला देवी, मैंने खबर देखी। आपको बहुत बहुत बधाई। अब सच में सब कुछ खत्म हो गया है। यह सब इंस्पेक्टर वर्मा की वजह से है। अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। नहीं श्रीमती सरला देवी, हमने बस अपना कर्तव्य निभाया। यह सब आपकी और रिया की हिम्मत की वजह से संभव हुआ। इंस्पेक्टर वर्मा ने एक खुशखबरी भी दी। मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए पदोन्नति मिली है और मैं अब एसीपी बन गया हूँ। श्रीमती सरला देवी और रिया से मिलना मेरे पुलिस करियर का सबसे बड़ा मोड़ और सम्मान था। सच में? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई एसीपी वर्मा। इस तरह इंस्पेक्टर वर्मा, जो संकट के समय मिले एक मददगार से कहीं बढ़कर थे, हमारे अनमोल दोस्त और परिवार बन गए। 1 महीने बाद उनका दूसरा बेटा अमित अपनी पत्नी के साथ उनके घर आया। अमित उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और सिर नहीं उठा पाया। माँ, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसी भयानक साजिश रच रहा था, और जब आप इतनी मुश्किलों से गुजर रही थीं, मैं एक बेटा होने का अपना फ़र्ज़ ठीक से नहीं निभा पाया। मुझे सच में अफसोस है। उठो अमित, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम कैसे जान सकते थे कि भाई और भाभी क्या साजिश रच रहे थे? तुमने अपनी जगह पर ईमानदारी से काम किया है, यही काफ़ी है। जब श्रीमती सरला देवी ने अमित का हाथ पकड़कर उसे उठाया तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ को कितनी मुश्किल हुई होगी और रिया कितनी डरी होगी, यह सोचकर अभी भी मेरा दिल भर आता है। राहुल के छोटे भाई ने कहा, माँ, अब आप हमारे घर आ जाइए। मैं आपको और रिया को जीवन भर का सहारा दूंगा। उसकी पत्नी नीलम ने भी मेरे हाथों को अपने गर्म हाथों में कस कर थामा। अम्मा जी, हमारे घर में कमरा भी काफ़ी बड़ा है और रिया के लिए सामने ही एक बहुत अच्छा स्कूल है। हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। मेरे बच्चों के इस स्नेह भरे निमंत्रण से मेरा दिल मोम की तरह पिघल गया। मैंने कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम्हारे प्यार से बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें यहाँ ज़्यादा आराम मिलता है। हाँ, हम आगे से तुमसे मिलने अक्सर आएंगे। उस दिन के बाद हमारे पास केवल सच्चा परिवार ही बचा था। रिया छोटे भाई के बच्चों के और करीब आ गई। वे हर सप्ताहांत एक दूसरे के घर आते जाते सच्ची बहनों की तरह रहते थे, और मुझे भी अपने अच्छे संस्कारों वाले छोटे बेटे और बहू को देखकर बहुत सुकून मिलता था। मैं और रिया अपने पुराने मोहल्ले को छोड़कर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे। अपने इस नए घर में हमें आखिरकार सच्ची शांति मिली। रिया ने नए स्कूल में अद्भुत तरीके से खुद को ढाल लिया था। दादी, मैं स्कूल से आ गई। मेरी रिया आ गई। आज स्कूल में क्या सीखा?
आज हमें एक सम्माननीय व्यक्ति के बारे में बोलने का समय मिला था और मैंने अपनी दादी के बारे में बताया। रिया ने अपना स्कूल बैग नीचे रखते हुए गर्व से कहा। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मेरी दादी बहादुर हीरो हैं जिन्होंने बुरे लोगों को बहादुरी से हराया, और सब ने तालियां बजाईं। मैम ने भी कहा कि वह आपसे ज़रूर मिलना चाहेंगी। मैं शर्माकर मुस्कुराई और रिया के बालों को सहलाया। पड़ोसियों का प्यार भी मेरे दिल को छू गया। अरे, आप रिया की दादी हैं ना? आपको टीवी पर देखकर मुझे बहुत सम्मान महसूस हुआ। हम आपका ख्याल रखेंगे। हम पकवान साझा करते हुए दोस्त बन सकते हैं। पड़ोस की आंटी के इस गर्मजोशी भरे अभिवादन से मुझे फिर से लोगों के बीच के प्यार का एहसास हुआ। एक धूप भरे शनिवार की दोपहर पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी वर्दी पहनकर हमारे घर का दौरा किया। अम्मा जी, रिया आप कैसी हैं? उनके हाथ में रिया के लिए एक उपहार था। वाह पुलिस अंकल! रिया इंस्पेक्टर शर्मा को एक हीरो की तरह मानती थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने जो निकाला वह एक टोपी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी असली पुलिस वाले पहनते हैं, और एक खिलौना हथकड़ी। वाह, क्या ये असली पुलिस की टोपी है? हाँ, ये असली है। हमारी रिया ने कहा था कि वह बड़ी होकर एक शानदार पुलिस अधिकारी बनना चाहती है। ये एक अग्रिम उपहार है। रिया ने टोपी पहनकर सैल्यूट किया और हम सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। इंस्पेक्टर शर्मा ने एक कप चाय पीते हुए कहा, रिया ने अपनी दादी की बहादुरी विरासत में पाई है। वह निश्चित रूप से दिल्ली की सबसे अच्छी पुलिस अधिकारी बनेगी। शाम के समय मैं और रिया टहलने के लिए घर के सामने वाले पार्क में गए। एक खूबसूरत सूर्यास्त आसमान को लाल कर रहा था। दादी, क्या आप अब वाकई खुश हैं? रिया ने मेरे कंधे पर सिर रखकर पूछा। हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश हूँ। मेरी रिया मेरे साथ है, ऐसे में और क्या चाहिए। मैं भी दादी के साथ रहकर दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश हूँ। रिया ने मेरा हाथ कस कर पकड़ते हुए कहा। दादी, उस वक्त ईमानदारी से कहूँ तो डर लगा था, है ना? हाँ, डर लगा था, लेकिन दादी को सिर्फ रिया को बचाने की चिंता थी। उस एक भावना ने दादी को मजबूत बनाया। मैं भी अब दादी की रक्षा करूँगी। मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए अगर बुरे लोग आएंगे तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। उसके प्यारे शब्दों से मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने रिया को कसकर गले लगा लिया। समय बीतता गया और 2 साल बीत गए। रिया अब बड़ी होकर तीसरी कक्षा में पहुंच गई थी और मैं एक साधारण दादी बन गई थी जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे। एक शाम मैंने गलती से रिया की डायरी देखी। मेरी दादी दुनिया की सबसे बहादुर इंसान है। दादी बुरे लोगों से नहीं डरी और उनके खिलाफ डट कर लड़ी। मैं भी बड़ी होकर अपनी दादी की तरह गलत के खिलाफ लड़ने वाली एक बहादुर और न्यायप्रिय इंसान बनना चाहती हूँ। मेरा दिल भर आया और मैं सोई हुई रिया के बगल में लेट गई। रिया, दादी तुम्हारे कारण ही बहादुर बन पाई। तुम ही दादी की हिम्मत थी। खिड़की के बाहर तारे टिमटिमा रहे थे। पिछले 2 सालों ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा अनमोल चीज़ें मुझे दी थीं। वह था मुश्किलों में और मजबूत हुआ, हमारा प्यार और एक साधारण जीवन का बेजोड़ सुख। मैंने सोई हुई रिया के माथे पर चूमा। अब हमारे लिए और कोई संकट नहीं होगा। हमने दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल को एक साथ पार कर लिया है और भविष्य में भी दादी और पोती हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हुए हमेशा साथ रहेंगे। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 70 साल की उम्र में यह सब सहना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उन सभी मुश्किलों ने मुझे और मजबूत बनाया है। एक साधारण माँ जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे अपने बेटे से मेरी जान को खतरा होगा। दीपावली की सुबह अगर 8 साल की पोती रिया ने मुझे चेतावनी न दी होती तो शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं होती। मुझे यह कड़वा सच पता चला कि कभी कभी परिवार ही सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, लेकिन उस अंधेरे में भी आशा की किरण थी। वह थी मेरी पोती रिया। उस छोटी सी बच्ची ने जो बहादुरी और प्यार दिखाया, उसने मेरी जान बचाई और मैं भी रिया की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब मैं और रिया एक छोटे से अपार्टमेंट में शांति से रहते हैं। हर सुबह रिया को स्कूल भेजना, पड़ोसियों के साथ प्यार बांटना और शाम को रिया के साथ बातें करना,
यह एक साधारण दिनचर्या है, लेकिन इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। रिया अब चौथी कक्षा में पहुंच गई है और कहती है कि वह बड़ी होकर पुलिस अधिकारी बनेगी और बुरे लोगों को पकड़ेगी। उसकी मासूम आंखों को देखकर लगता है कि वह सचमुच एक शानदार पुलिस अधिकारी बनेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी उन लोगों को थोड़ी सांत्वना और हिम्मत देगी जो इसी तरह के दर्द से गुजर रहे हैं। कितनी भी मुश्किल स्थिति क्यों ना हो, हार मत मानिए। न्याय हमेशा जीतता है और सच्चाई कभी ना कभी सामने आती है। सबसे बढ़कर अपने आसपास के अनमोल लोगों पर विश्वास करें। जैसे मेरे पास रिया थी, वैसे ही आपके पास भी कोई न कोई ज़रूर होगा जो आपका सहारा बनेगा। अब मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी रिया के साथ खुशी खुशी बिताऊंगी। अब और ड्रामा की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण दादी के रूप में रिया का मजबूत सहारा बनना, यही मेरे बाकी जीवन का लक्ष्य है। अगर किसी ने पूरी कहानी सुनी है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ दें कि आपने अच्छा सुना। धन्यवाद।